जो कुछ हुआ वो उनको इमरान खान ने यानी कि चेयरमैन पार्टी जो उनके हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा था। क्या ये मिसिंग पर्सन्स हैं या फिर ये लोग वाक़तन वादा माफ गवाह हैं। ना उस्मान डार साहब किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस हुए, ना उनको कहीं भी कानून के सामने खड़ा किया गया। उस्मान डार साहब कामरान शाहिद साहब के घर से बरामद होते हैं और ना सिर्फ बरामद होते हैं बल्कि एक तहलका खेज इंटरव्यू उस्मान डार साहब जो हैं वो कामरान शाहिद साहब के साथ करते हैं। और ऐसा करने को उनको इमरान खान ने कहा था। इमरान खान की तरफ से हिदायत थी। इमरान खान साहब जब जेल में थे और जब वो कस्टडी में थे, जब उनको हिरासत में लिया गया था, तब वो बाकायदा तौर पर कॉल्स के जरिए अपने लोगों से राब्ते में है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो गिरफ्तारी हुई है उनकी, वो हुई ही इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कप्तान का यानी इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार किया। कि उस्मान डार तो बारिश का पहला कतरा है। इसके बाद और बहुत सारे इसी तरह के लोग नजर आएंगे और भी बहुत सारी बारिश के कतरे हैं जो कि टपकने को बेकरार करते हैं। ये लोग कौन हैं जो एक के बाद एक टीवी इंटरव्यूज़ के लिए कतारें और लाइनें लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और इमरान खान पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ गवाह बन रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से 9 मई को उनका तो कोई कसूर नहीं था, जो कुछ हुआ वो उनको इमरान खान ने यानी कि चेयरमैन पार्टी जो उनके हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा था। क्या ये मिसिंग पर्सन्स हैं या फिर ये लोग वाक़तन वादा माफ गवाह हैं। हेलो एंड सलाम, मैं हूँ मोना आलम, आप सबको इस स्पेस में वेलकम। जो वीडियो का आगाज़ हुआ वो हुआ जब हमने एक सोशल मीडिया पे एक गामा और तूफ़ान सा बर्पा होता हुआ देखा कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में, जब वो अपने घर पे बैठे हुए इंटरव्यू कर रहे थे और उस्मान डार साहब जो कि काफ़ी टाइम से मिसिंग थे और जिनके हवाले से जो सिंध के इंटीरियर मिनिस्टर हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, जो कि इंटरिम केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने कहा था कि उन्होंने पुलिस ने जो है वो अरेस्ट कर लिया है उस्मान डार साहब को और उनको फिर उनके खिलाफ जो पहले के चार्जेस थे उनकी बिना पर उनकी पहले से तलाश जारी थी और जैसे ही मिले उस्मान डार साहब को अरेस्ट कर लिया। ना उस्मान डार साहब किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस हुए, ना उनको कहीं भी कानून के सामने खड़ा किया गया ताकि बताया जाए कि उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं या क्या चार्जेस हैं, और बिल्कुल एक खामोशी सी छा गई। इसी के साथ साथ हमने देखा कि और भी पीटीआई के वो लोग जो कि पकड़ में नहीं आ रहे थे, जैसे कि फ़ारूक हबीब हैं, सदाकत अब्बासी हैं, ये भी कुछ वो लोग थे जो कि बहुत टाइम से दरकार थे एजेंसीज़ को भी और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको, और लेकिन उनका कहीं से सुराग नहीं लग पा रहा था। उनको भी पकड़ लिया गया और उनको भी इसी तरह से पकड़ के उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो पेश नहीं किया गया, लेकिन उनके फैमिली उनके फ्रेंड्स बताते रहे कि वो लापता हैं, यानी कि उनके वेयर अबाउट्स का किसी को नहीं पता। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि पुलिस भी कह चुकी थी और इनकार कर चुकी थी। जब पुलिस से बाकायदा तौर पर अदालत ने पूछा उस्मान डार साहब के वेयर अबाउट्स को लेकर, तो पुलिस ने ये कहा कि उनको नहीं पता और उन्होंने बाकायदा तौर पर उस्मान डार साहब के अपने कस्टडी में होने से इनकार किया। ऐसे में उस्मान डार साहब कामरान शाहिद साहब के घर से बरामद होते हैं और ना सिर्फ बरामद होते हैं बल्कि एक तहलका खेज इंटरव्यू उस्मान डार साहब जो हैं वो कामरान शाहिद साहब के साथ करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से वो पहले से 9 मई को जो हमले हुए फ़ौजी तनसीबात पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, वो उसके ख़िलाफ़ थे और ऐसा करने को उनको इमरान खान ने कहा था। इमरान खान की तरफ से हिदायत थी। याद रहे कि इमरान खान के हवाले से पहले से ये कहा जा रहा है और बहुत इतराफ़ से ये बात की गई है, हुकूमत ने भी की, इंटरिम केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कोई इस तरह की मिलती जुलती बात की और बाकायदा तौर पर ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा गया कि जल्द ही इस हवाले से जो मास्टरमाइंड है 9 मई का उसको सामने लाया जाएगा। उसके ख़िलाफ़ तमाम सबूत मौजूद हैं और वो जल्द ही अवाम के आगे लाए जाएंगे। ऐसे में हमने देखा कि सबूत का जो इंतज़ार था और शवाहिद का जो इंतज़ार था पूरी कौम करती रही कि कोई वो दिन आएगा कि जब ये तमाम तर शवाहिद आएंगे और पता चलेगा कि ये मास्टरमाइंड किसने किया था। इस पूरी चीज़ में 2 बातें हैं। लेवल 1, पहला लेवल ये है कि जो कुछ हुआ या जो अटैक्स हुए जहाँ पर लोग ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहने को कि चलें हम GHQ की तरफ जा रहे हैं, और आलिया हमज़ा साहिबा भी, उनकी भी इस तरह की स्टेटमेंट है जहाँ वो कह रहे हैं कि आज आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की तो अब आवाम ने भी आपकी रेड लाइन क्रॉस कर दी, कोर कमांडर हाउस पे हमला हो गया है, और बहुत सारे इस तरह के और भी लीडर्स हैं जिनकी स्टेटमेंट्स हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, जब वो एक गाड़ी पर सवार हैं और उनसे उनके लोग कह रहे हैं कि
डॉक्टर साहिबा यहाँ हम रुकना नहीं चाहते हैं, हम कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना चाहते हैं, आप हमें यहाँ पर रोक कर क्यों बैठी हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम चाह रहे हैं, वहीं जा रहे हैं और हम इकट्ठे जाएंगे। ये लेवल 1 है और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ऑन द रिकॉर्ड हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसी बात में इजाफी तौर पर एक और बात ये है, आपको याद होगा वो फुटेज जहाँ पर कोर कमांडर्स हाउस नजर आतिश था और लोग वहाँ से कोई मोर लेकर भाग रहा है, कोई रात का बचा हुआ कोरमा लेकर भाग रहा है, अपनी अपनी मर्जी से जैसे माले गनीमत लूटते हैं उस तरह से आवाम कोई चीज़ें उठा के कोर कमांडर्स हाउस से भाग रहे हैं और बिल्कुल अकब में यानी बैकग्राउंड में कोर कमांडर्स हाउस बुरी तरह से नजर आतिश हो रहा है। और ये तमाम तर वो फुटेजेस हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर चली और जिसकी वजह से यकीनन पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा कि इसकी आपके अपने मुल्क में आपकी फ़ौजी तनसीबात का ये हाल है और फिर आप हमें कहते हैं कि हम अपने बॉर्डर्स का दिफा करने के लिए बहुत हम लोग मजबूत हैं और हम पे कोई बुरी नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। ज़ाहिर है सवाल तो उठे और इंटरनेशनल मीडिया ने इसी सेंस में इस पूरी चीज़ को, इन तमाम फुटेजेस को हाईलाइट किया। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ऐसा सब करने को पीटीआई ये कहते हैं कि ये हमने तो इनको नहीं कहा था और इमरान खान साहब तो उस वक्त जेल में थे। दूसरी तरफ से जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान पर वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जब जेल में थे और जब वो कस्टडी में थे, जब उनको हिरासत में लिया गया था, तब वो बाकायदा तौर पर कॉल्स के ज़रिए अपने लोगों से राब्ते में थे, जैसे मुसर्रत चीमा साहिबा, उनसे उनका एक राब्ता हुआ। और हमने ये देखा कि प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी एक्चुअली उन तमाम चीज़ों से तो कोई डिनाई नहीं करा, लेकिन डिनाइल किस बात का था, प्रॉब्लम कहाँ अड़ी हुई थी कि वो क्या करने को किसने कहा और कहाँ से उस चीज़ को मास्टरमाइंड किया गया। और उस्मान डार साहब ये कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें उनको इमरान खान साहब ने करने को कहीं। मज़े की बात ये है वो साथ ये भी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कामरान शाहिद साहब के साथ कि ये तमाम चीज़ें जब 9 मई को हो रही थी तो वो तो इसको रोक रहे थे। कितना हसीन इत्तेफाक है कि जब हम उनकी टाइमलाइन पर गए और मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये चीज़ चलाई, आपके सामने एक दफ़ा फिर रखती हूँ और इस स्पेस में भी जो लोग सुन रहे हैं उनके सामने ये बात रखती हूँ कि 9 मई को जब ये तमाम कुछ हो रहा था, उस्मान डार साहब ने अपनी टाइमलाइन पर, अपनी ट्विटर पर एक वीडियो लगाई जिसको अब एक्स कहते हैं, फॉर्मरली ट्विटर एंड नाउ एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने एक वीडियो लगाई और उस वीडियो में वो लोगों को कह रहे हैं कि अब आपने यहाँ पर खड़े नहीं रहना, हर कोई अपने अपने घरों से निकले और तमाम तर लोग निकल कर भरपूर तरह का एहतजाज करें इमरान खान की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़। 9 ट्वीटें हैं नाजरीन जो कि उस्मान डार साहब ने 9 मई के बाद से की हैं और एक ट्वीट में भी उन्होंने इमरान खान पर तनकीद नहीं की। एक ट्वीट में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ करने को उन्हें इमरान खान ने कहा था और असल जो फसाद की जड़ है वो इमरान खान है। एक ट्वीट भी ऐसी नहीं थी जिसमें उन्होंने ये ना कहा हो कि उनकी फैमिली पर और उनकी फैक्ट्रीज़ पर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनके घर पर हमले किए जा रहे हैं, बल्कि एक ट्वीट में वो बाकायदा तौर पर इमरजेंसी और SOS यानी सेव आवर सोल की पुकार देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ट्वीट में वो इसीलिए शाह महमूद कुरैशी का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो गिरफ्तारी हुई है उनकी, वो हुई ही इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कप्तान का यानी इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। और कितनी हसीन बात है कि आज उस्मान डार साहब उन्हीं साथ छोड़ने वालों में से एक बनकर खड़े हैं। अगर वाकई उनको ये तमाम एहसासात 9 मई के बाद आए थे, कामरान शाहिद साहब ने उनसे आया पूछा क्यों नहीं, इतने पुराने सहाफ़ी, कि सर आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? आप तो ट्वीट कर रहे हैं कि आखिरी सांस तक इमरान खान, 9 मई के बाद आपका ये ट्वीट है और आपने हर तरह से ये कहा है कि आपको प्रॉब्लम दी जा रही है, आपके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। कहीं भी आपने ये नहीं कहा कि इस सब कुछ करने के पीछे इमरान खान का हाथ है। तो ये रातों रात, ख़ास तौर पर जब से आप मिसिंग हुए हैं तब से आपका माइंड कैसे बदल गया? बतौर इंटरव्यूअर कामरान शाहिद साहब को ये सवाल करना चाहिए था और हमने ये सवाल कहीं नहीं सुना, ना उनके उस इंटरव्यू में सुना जो उन्होंने उस्मान डार के साथ किया, बल्कि उसके बाद भी उन्हीं के चैनल पर अजमल जामी साहब ने 2 मरतबा उनके साथ इंटरव्यू किया। दोनों जगहों पर इस बात का जवाब देने से कासिर थे कामरान शाहिद साहब कि अगर वाकई ये इतना बड़ा कन्फेशनल स्टेटमेंट था तो ये पहले क्यों नहीं आया। और फिर उसके बाद एक अफवाहों की एक फ़िज़ा गर्म हो गई और सब ने कहा कि उस्मान डार तो बारिश का पहला क़तरा है। इसके बाद और बहुत सारे इसी तरह के लोग नज़र आएंगे और भी बहुत सारी बारिश के कतरे हैं जो कि टपकने को बेकरार बैठे हैं। फिर सदाकत अब्बासी साहब का नाम लिया गया, फ़ारूक हबीब साहब का नाम आया कि अब ये 2 भी अपने कन्फेशनल एतराफ़ी बयान के साथ तैयार हैं।
और उसके बाद बिल्कुल अगले रोज़ हमने कल के रोज़ ये देखा और सुना कि सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू जो है वो डॉन पर किया गया और उनको लाया गया यही इंटरव्यू करवाने के लिए। लेकिन मीडिया की उनकी जो मैनेजमेंट थी, डॉन की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा कि हम किसी तरह का अंडर प्रेशर इंटरव्यू अपने इदारे में चलाने के हवाले से इसको जर्नलिस्टिक या सहाफ़ती नॉर्म्स जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी समझते हैं और हम किसी सूरत इस इंटरव्यू को नशर नहीं होने देंगे। ये जो इत्तला है ये बहुत इतराफ़ से हमारे पास आई है कि हाँ, इस बात में बिल्कुल सदाकत है और ये ऐसी हुई थी। उस सदाकत साहब के इंटरव्यू में और उस बात में भरपूर सदाकत है कि डॉन की मैनेजमेंट ने, डॉन न्यूज़ की मैनेजमेंट ने वो इंटरव्यू नहीं चलने दिया। यकीनन डॉन न्यूज़ इस पूरी फ़िज़ा में बारिश का पहला कतरा बनकर साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, आवाज़ उठाई और सही को सही और गलत को गलत कहने की इस मुश्किल हालात में एक उन्होंने जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया जिसको यकीनन अप्रीशिएट करना चाहिए। अगर सदाकत अली अब्बासी साहब खुद इंटरव्यू देना चाहते हैं, खुद आना चाहते हैं, और अगर मुझे बतौर एंकर या बतौर इंटरव्यूअर ये भी पूरी आज़ादी हो कि मैं उनसे सख्त से सख्त सवाल करूं, मैं उनसे मुश्किल से मुश्किल सवाल करूं, उनसे वो सवाल करूं जो कि कामरान शाहिद उस्मान डार से ना कर पाए, उनसे पूछूं कि आपको आज अचानक बैठे बैठे ये याद क्यों आ गया। अगर आप अंडर प्रेशर हैं तो एक दफ़ा अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनकर बोलें कि हाँ, मैं यहाँ बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा हूँ लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रहा हूँ। और ये बात भी गलत है कि मुझे ये तमाम एहसासात 9 मई को आए थे। मतलब आप अपने पार्टी के चेयरमैन को अंडर द बस दे दें और आप बोलें कि नहीं, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं था। इससे पहले जी आप तमाम लोग इनकलाबी बने हुए थे, लेकिन अब जब क्योंकि हमारे ऊपर बहुत यहाँ तक गले तक हड्डी आ गई है, फंस गई है, तो इसलिए अब हम बोलेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं था, ये तो सिर्फ हमें हमारी पार्टी के चेयरमैन की तरफ से हिदायत थी। तो मैं उनसे ये सवाल करूं और मैं ये खुल के उनसे ये वाले जवाबात मांगूं अगर वो अपनी मर्ज़ी से आना चाहते हैं, अगर वो वाकई इंटरव्यू देना चाहते हैं। लेकिन अगर मुझे ये सवाल पूछने की या तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है या फिर मुझे इस बात की आज़ादी नहीं है, तो फिर मुझे वो इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। और सदाकत साहब को भी अगर तो वो इतनी बात अपने इंटरव्यू में कह जाते हैं कि मैं ये तमाम चीज़ें अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ, मैं अंडर प्रेशर हूँ, फिर भी उनको इस बात के ऊपर भी अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या वाहिद यही लोग हैं जिनको अंडर प्रेशर लाया गया? बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने अपने स्टैंड से 1 इंच भी पीछे हटने का उन्होंने कहीं पर भी फैसला नहीं किया और 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से, पिछले मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। मौक़िफ़ सही है या गलत है वो एक अलहदा बहस है। बात यह है कि आपके मौक़िफ़ के ऊपर आप कितने कायम हैं, उसी से पता चलता है, उसी से अंदाज़ा होता है कि शायद जिस इंसान को यकीन हो कि हम जो कह रहे हैं वो हक़ है और वो सच है और हम एक ना एक दिन वो साबित करके रहेंगे, उसी इंसान में दम होता है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटें। इस तरह की बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। इमरान रियाज़ ख़ान पर पिछला वीलॉग आपने सुना है। इमरान रियाज़ ख़ान साहब इसकी जीती जागती मिसाल हैं। उनकी हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी पहले की और अब की हालत में कितना फ़र्क है, बिलखुसूस उनकी बोलने की सलाहियत में। लेकिन फिर भी इतने दिनों के रहने के बावजूद भी वो क्यों कोई इंटरव्यू देते हुए नहीं नज़र आए? उन्होंने क्यों कोई इंटरव्यू नहीं दिया? फिर आलिया हमज़ा मलिक हैं जिनका उस वक्त उस रोज़ एक बड़ा सख्त किस्म का वीडियो है जिसकी बुनियाद पर उनको अरेस्ट किया गया, वो भी ये मानने को तैयार नहीं है, वो भी ये कहने को तैयार नहीं है। अगर वो इसी तरह का एक इंटरव्यू दे देती या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती, जिस ज़माने में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मौसम चल रहा था, शायद वो एक आज़ाद आज शहरी होती। लेकिन उन्होंने भी वो इंटरव्यू नहीं दिया। वो अपना जो भी मौक़िफ़ है, सही है या गलत है, वो उस पर कायम है। सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, बहुत सारी इस तरह की ख़वातीन हैं जो कि अभी भी अपनी बात पर उसी तरह से डटी हुई हैं। ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं। मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज़ुल हक़ और उमर सरफराज चीमा, ये सारे वो लोग हैं कि जो अपनी उस पुरानी बात पर उसी तरह से कायम हैं। और इसी वजह से एक आम फहम शहरी भी ये सोचने पर मजबूर है कि अगर ये गलत हैं तो ये अपने स्टैंड्स पर अभी तक डटे हुए क्यों हैं? कोई ना कोई तो इनके पास इस बात का कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, एक ना एक दिन जो हम बात कह रहे हैं हम उसको सही साबित कर पाएंगे और हम सुरखरू हो पाएंगे। इसीलिए तो वो आज तक इतनी प्रॉब्लम्स और इस जेल को काट रहे हैं जिसके अंदर वो अभी आज भी हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर एज़ इट इज़ मौजूद हैं, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, सदाकत अली अब्बासी अब बिल आखिर अपने घर आ चुके हैं। उनकी वो वीडियो देखने लायक थी और बिल्कुल एक तरह से जिसे कहते हैं दिल को झंझोड़ने वाली थी कि जब जितने प्यार से वो अपनी वालदा से मिल रहे हैं वापस आकर, और जिस तरह से उन्होंने अपनी वालदा को गले लगाया है, उनके घर वाले उनसे जिस तरह से रीयूनाइट होकर खुश हैं, यकीनन इससे अच्छी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती।
प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हर चीज़ एज़ पर द लीगल प्रोसीजर चले, जो कोर्स ऑफ लॉ है वो फॉलो हो। जिन लोगों ने 9 मई सरअंजाम दिया, जिन लोगों ने इसकी साजिश की, जिन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया, उनके लिए फांसी की सज़ा दे दें, उनको किसी सूरत ना छोड़ें, लेकिन उनको ड्यू प्रोसेस से ज़रूर गुजारें। हमारे जहनों में ये भावना आने दें कि जो शख्स हमारे सामने बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा है उसकी कहीं कोई मजबूरियाँ तो नहीं, उसकी कोई दिल में बहुत बड़ी तकलीफ़ तो नहीं, उसके दिल में कोई कहीं बहुत बड़ी रंजिश तो नहीं जिसकी बुनियाद पर मजबूर होकर वो इंटरव्यू दे रहा है। खुदारा इस एहसास को आने से हमारे दिलों में और आवाम के दिलों में इस एहसास को आने से रोकें, इस तासुर को उनके जहनों में घर करने से रोकें। अगले वीलॉग तक इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।